हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल जीएस हब। फ्रेंड्स, आज हम यूपी पुलिस री एग्जाम को देखते हुए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपका प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल जान पाएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब यहाँ पे महिला साक्षरता दर की बात आई है तो जान लेते हैं कि केरल में महिला साक्षरता दर 96.2% है और सेकंड नंबर पे कौन है? हिमाचल प्रदेश महिला साक्षरता दर में दूसरे नंबर पे है। अब बात आई है जनगणना की, तो जान लेते हैं विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में हुई थी और भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, 1872 में हुई थी भारत में प्रथम जनगणना। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और जनगणना अधिनियम क्या है? 1948 है। जनगणना अधिनियम 1948 है। ठीक है, आप लोग को इसमें जनगणना में इतना याद रखना है कि महिला साक्षरता दर में फर्स्ट नंबर पे केरल है, सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश है और विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में हुई थी और भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी 1872 में। तीसरा ये याद रखना है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है और जनगणना अधिनियम कौन सा है? 1948 के तहत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान संवैधानिक सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 1948। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अब इसमें आपको ये याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संवैधानिक सभा द्वारा संविधान अपनाया गया था। अब अगर पूछ ले कि संविधान लागू कब किया गया था तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था। थर्ड पॉइंट याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। तो मतलब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। इस क्वेश्चन में आपको इतना एक्सप्लेनेशन इसका याद रखना है। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आजाद हिंद फौज को किसने पुनर्जीवित किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। अब बात यहाँ पे आई है आजाद हिंद फौज की, तो देख लेते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। 1942 में हुई थी और आजाद हिंद फौज को गठन करने का विचार किसने दिया था? मोहन सिंह ने दिया था। याद रखिएगा, मोहन सिंह ने दिया था और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह ने किया था और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था? 1943 को हुआ था, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। चौथा चीज आपको याद रखना है इसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप किया था और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा था।
इतना आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी के बारे में याद रखिए कि महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी 1932 में, गांधी जी ने करी थी। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? 1930 में चलाया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। भगत सिंह के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस किस पर चलाया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। और इसी भगत सिंह की फांसी हुई थी, इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। इतना भगत सिंह के बारे में याद रखना है। अब बात आई है जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का जिस तरह से एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसमें आपके पूरे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वो यही क्वेश्चन है। जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिंसा का सिद्धांत महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनका जन्म किस महाजनपद में हुआ था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी अंगा, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी वजी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? वजी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किन राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? पहला ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। एक समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल है। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कहाँ पे है? शिमला में है। और जो शीतकालीन राजधानी है उसका नाम क्या है? धर्मशाला है। अब बात आई हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में करी गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? सुखविंदर सिंह सप्पू हैं। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है राजस्थान के मुख्यमंत्री। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा हैं। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा क्योंकि इससे आपके स्टैटिक जीके के भी टॉपिक्स थोड़े थोड़े कवर होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ICAO का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। और इसमें आपको एक और चीज याद रखना है कि वियना में कौन सा संगठन है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ओपेक की स्थापना कौन से ऑर्गेनाइजेशन? पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। अब जेनेवा में कौन सा संगठन है? WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेग किसका मुख्यालय है? जान लीजिए, हेग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है हेग। और ये कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1998। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1993 को। किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी संत रविदास नगर, ऑप्शन सी कानपुर,
ऑप्शन डी पीलीभीत। तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है? संत रविदास नगर में सबसे कम वन क्षेत्र है, और संत रविदास नगर को भदोही के भी नाम से जाना जाता है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? सोनभद्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, याद रखिएगा। सबसे अधिक सोनभद्र में वन क्षेत्र है, और सबसे कम संत रविदास नगर, जिसको भदोही के नाम से जाना जाता है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1 जून 2017, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 2 अगस्त 2016, ऑप्शन डी 3 अगस्त 2016। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी कौन से आर्टिकल में है? 279 ए में है जीएसटी। और जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा है। और जीएसटी जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। और जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, विधेयक, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, और ये है 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। और जीएसटी असम में सबसे पहली बार लागू किया गया था, और जीएसटी 279 ए आर्टिकल में है, और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इतना आप लोग जीएसटी में याद रखिएगा। ये योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जनवरी, ऑप्शन डी 31 मई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है। इसकी थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए योग, याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए योग 2024 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। अब आती है 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 25 मई को नेशनल वोटर्स डे मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? ऑप्शन ए गंगा घड़ियाल, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी नीली व्हेल। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन को सुसु के भी नाम से जाना जाता है, सुसु, याद रखेगा, ये है। और अब आई है राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु हो गया। अब बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, अब अगर विरासत पशु पूछे तो हाथी है, और भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो बंगाल टाइगर है। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के किस मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई थी? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी रूस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन डी रूस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे बात आई है दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। 5 ईयर प्लान दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण इसका मेन एम था। अब हम जान लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था कि जो एग्रीकल्चर है उसको आगे बढ़ाना, कृषि का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास नदी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया था। आप लोग पहली पंचवर्षीय योजना में ये याद रखेगा कि हेराल्ड मॉडल पर आधारित है।
और इसका मेन एम क्या था, कृषि का विकास करना था। और पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास नदी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ था। अब देख लेते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था और कृषि को आत्मनिर्भर बनाना था, इसका उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मेन एम क्या था, उद्देश्य क्या था, स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर को बल देना, मतलब स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना, इसका उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही MRTP एक्ट 1969, ये क्वेश्चन पूछा गया है, MRTP एक्ट कौन से वर्ष लागू किया गया था, याद रखिएगा 1969 में। मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है कि MRTP का फुल फॉर्म क्या है और ये किस वर्ष लागू हुआ था और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये लागू किया गया था। आप लोग, हमने आपको पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बता दिया है। आप लोग इसको एक बार रिकॉल करिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा दिए गए दोषी को इस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे होगा क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, अब आप बात आई है अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, याद रखिएगा। अनुच्छेद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय में परामर्श ले सकता है, लेकिन जो एडवाइस लेगा उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अनुच्छेद 143, सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है लेकिन उसकी परामर्श मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 में ये है। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन, ये जो चारों पॉइंट्स हैं इसका एक्सप्लेनेशन में आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से करिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ करी गई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में करी गई थी। अब यहाँ पे बात आई है पंचायती राज की। तो पंचायती राज संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज का वर्णन है और पंचायती राज अनुच्छेद 243 में है अनुच्छेद, ठीक है, और 11वीं अनुसूची में है और भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अब याद रखिएगा कि पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था और दूसरा राज्य, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करा था। आप लोग पंचायती राज में क्या क्या याद रखेंगे कि पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992, आर्टिकल 243, 11वीं अनुसूची, भाग 9
और राजस्थान सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नौगौर जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और दूसरा राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज को लागू किया था? आंध्र प्रदेश। आप लोग इतना पंचायती राज के बारे में याद रखिएगा। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। वेदों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अब बात आई है ऋग्वेद की, तो पहले जान लेते हैं वेद कितने होते हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। ऋग्वेद में क्या होता है? ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया है। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं। और ऋग्वेद में पहला और जो 10वां मंडल है वो अभी लेटेस्ट है, नवीनतम है। याद रखिएगा इसमें। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, ये इतना पॉइंट ऋग्वेद के लिए याद रखिएगा। क्या क्या याद रखेंगे? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल अभी नवीनतम है और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? ऑप्शन ए हुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय, ऑप्शन डी पंजाब हिमालय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। अब आता है हुमायूं हिमालय की बात है। हुमायूं हिमालय के मध्य कौन सी नदी है? सतलज और काली नदी। सतलज और काली नदी के मध्य हुमायूं है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता, असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, हुमायूं हिमालय सतलज और काली, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता, असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। ये सब याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? नाबार्ड नाबार्ड की स्थापना पहले बताइए कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी और इसका नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और शिव रमन समिति की अध्यक्षता पर नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। याद रखिएगा, सिडबी 1990 में लखनऊ में, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 शिव रमन समिति की ने अध्यक्षता करी थी मुंबई में। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 67.72%, ऑप्शन बी 54.82%, ऑप्शन सी 88.08%, ऑप्शन डी 49.51%। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर ऑप्शन ए 67.72%। इसका एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा क्योंकि एग्जैक्ट डेटा ही एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ गई उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.72% है। अब उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3% है उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता। और उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 57.2% है, महिला साक्षरता दर है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर में सबसे अधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है? श्रावस्ती और बहराइच में। याद रखेगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.2% है और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? मेल साक्षरता दर 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2% है। और सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर में है। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती और बहराइच में सबसे कम साक्षरता दर है।
भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1989 में। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब करी गई थी? 1975 में। कहाँ करी गई थी? लखनऊ में। अब बात आई है 1964 की, तो 1964 याद रखिएगा, रविंद्रालय की स्थापना करी गई थी 1964 में, और इसका कहाँ करी गई थी? लखनऊ में। बात आई है 1963 की। 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, याद रखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी। 1989 में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना हुई थी लखनऊ में। अब एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, रविंद्रालय 1964, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1989, और ये सब कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पीतल का हस्तकला उद्योग होता है? पीतल का उद्योग कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद में पीतल का उद्योग होता है। कन्नौज में किसका उद्योग होता है? इत्र का, याद रखिएगा। अलीगढ़ में ताले का होता है। सहारनपुर में लकड़ी पर जो नक्काशी बनती है, डिजाइन्स बनती है, उसका उद्योग यहाँ पे किया जाता है। कन्नौज इत्र, मुरादाबाद पीतल, अलीगढ़ ताला और सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, ये चारों आप लोग याद रखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये जीएस का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसमें हमको बताइएगा, ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाला हो तो उसको कर सकें। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।